Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Can I start? सो लास्ट क्लास में हमने कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था. सो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ. मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें मुझे आंसर देना है. ऐसा कौन सा फोर्स है जो एनर्जी को डिसिपेट करता है? ऐसा कौन सा फोर्स है जिसका वर्क डन एनर्जी को डिसिपेट करता है? Non-conservative. नॉन कंजर्वेटिव. गुड. तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या एनर्जी को डिसिपेट करता है या नहीं करता है? नहीं करता है. तो यस, वेरी गुड. तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन फिर क्या करता है? एनर्जी ट्रांसफर करता है. एनर्जी को स्टोर करता है. यस, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जब भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है. जितने भी फील्ड फोर्स होते हैं ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है. ठीक है. तो जब भी ऐसे फोर्स वर्क करते हैं तो एनर्जी का स्टोरेज होता है, और जब भी एनर्जी स्टोर होती है तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक ये सब आप 12th क्लास में पढ़ोगे. समझ में आया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यहां पर पढ़ोगे. सो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है एनर्जी का स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. समझ में आया? तो एक और क्वेश्चन का आंसर दो. पोटेंशियल एनर्जी की बात हम कौन सी फील्ड में करते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड? यस, वेरी गुड. नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में क्यों नहीं करते हैं बात? क्योंकि उधर एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी. क्योंकि वहां तो एनर्जी डिसिपेट होती और है. एक्सटर्नल हाँ फोर्स भी लगेगा. हाँ, और पोटेंशियल एनर्जी इज अ सॉर्ट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी. यस, पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में एनर्जी कभी स्टोर नहीं होती, वहां तो हमेशा लॉस होती है सराउंडिंग में. समझ में आया? तो मुझे बताओ एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. फ्रिक्शन. यस, ऑल रेजिस्टिव फोर्सेस जैसे कि फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं. ये एनर्जी को छीन लेते हैं सिस्टम से. सिस्टम के पास कुछ भी एनर्जी उन सबको छीन के सराउंडिंग में लॉस कर देंगे. समझ में आया? कोई कार चल रही, चलते चलते रुक गई तो उसकी एनर्जी चली गई ना कहीं ना कहीं. तो वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से गई या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से गई? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. समझ में आया? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा एनर्जी को ले लेते हैं सिस्टम की और लॉस करवा देते हैं सराउंडिंग में. फिर उस एनर्जी को हम फिर से नहीं ला सकते, वो परमानेंटली चली गई. बट कंजर्वेटिव फोर्स में जो भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो सराउंडिंग में लॉस नहीं होता है कभी भी. वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है. समझ में आया? जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया, तो कंजर्वेटिव फोर्स लगता है इस पे. कौन सा फोर्स लगता है? तो उस फोर्स की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बट लॉस नहीं होती है. लॉस होती है क्या? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, बट एनर्जी का लॉस नहीं होता है. समझ में आया? तो मुझे एक और चीज का आंसर बताओ, कौन सा फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है? कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? यस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है. जैसे फ्रिक्शन. जैसे एक बैग को खींच के आपको यहां से वहां लेके जाना है, तो आपको पता है कि सबसे छोटे रास्ते से चलना बढ़िया है. लंबे रास्ते से जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी लग जाएगी. मींस पाथ पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन. लंबे रास्ते से जाओगे तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा. समझ में आया क्या? बट कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. आप एक ऑब्जेक्ट को यहां से सीधे ड्रॉप करो या फिर एक इंक्लाइंड प्लेन पे उसको स्लिप करवा दो ऐसे, दोनों में सेम वर्क डन आया था. याद है mg का वर्क डन mgh आया था दोनों में. हां सर. तो फिर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो किस चीज पे डिपेंड करता है? यस, पोटेंशियल एनर्जी पे. इनिशियल और फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है. समझ में आया? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन से एनर्जी स्टोर होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी में. तो वो पोटेंशियल एनर्जी इस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की. तो मुझे बताओ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था? U इनिशियल माइनस U फाइनल. ये फॉर्मूला याद है? समझ में आया? ये फॉर्मूला याद है ना? हाँ, अरे फॉर्मूला बताया था ना कल मैंने.
बताया था इसका? हाँ तुमको समझ एग्जांपल से बताया था कि u इनिशियल माइनस u फाइनल होता है या u फाइनल माइनस u इनिशियल होता है, तो आप लोगों ने बोला था सर u इनिशियल माइनस u फाइनल होना चाहिए, तो यही फॉर्मूला है। समझ में आया क्या? फिर मैंने बोला था कि अब दो तरह की फील्ड होती है, कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। अगर मैं कोई फोर्स कंजर्वेटिव फील्ड में लगा रहा हूं, जैसे मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा हूं ऐसे ऊपर, तो बताओ मैं कौन सी फील्ड में फोर्स लगा रहा हूं? कंजर्वेटिव फील्ड। जैसे मैं एक स्प्रिंग को ये इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूं, तो ये फोर्स कौन सी फील्ड में लगा रहा हूं? हाँ, जिस अगर आप जिसमें इस यहाँ पे किस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग कौन सा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, मतलब आप कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क कर रहे हो। कौन सी फील्ड में वर्क कर रहे हो? कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। समझ में आया क्या? तो मैं इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा हूं, तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहा हूं, ये कौन सी फील्ड में लग रहा है? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव फील्ड। और अगर मैं एक बेड को पुल कर रहा हूं और नीचे फ्रिक्शन लग रहा है इस पर, और इसको मैं खींच रहा हूं फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो ये कौन सी फील्ड में फोर्स लग रहा है? तो मुझे बताओ इन दोनों में एक पाथ पे डिपेंड करता है और एक नहीं करता है। एक जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट कर रहा हूं फोर्स लगा के, यहां से यहां लेके आया हूं इसको, बताओ ये पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। ये कंजर्वेटिव फील्ड में लगने वाला फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया? और ये वाला ये करता है। इसको आप जब भी किसी बेग को आप खींचते हो, उसको लेके स्लाइड करवाते हो, तो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ से करवाते हो, क्योंकि एनर्जी कम लगती है। मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ लंबा होगा तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, पाथ छोटा होगा तो कम वर्क करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? सो एक्सटर्नल फोर्स भी पाथ पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है वो किसके अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो। अगर आप कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क कर रहे हो तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड जैसे फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो तो पाथ पे डिपेंड करता है। समझ में आया क्या? सो इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ये इन कंजर्वेटिव फील्ड, कौन सी फील्ड में? ये इन कंजर्वेटिव फील्ड। हाँ, तो इसके साथ एक लाइन और लिखनी है जो कल नहीं लिखी थी हमने। जैसे मान लो मुझे इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, ठीक है, तो मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो लिफ्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैं फोर्स को कितना भी लगा सकता हूं ना, फोर्स को कितना भी लगा सकता हूं, बट मैं किसके इक्वल लगाता हूं यहां पे फोर्स? mg के इक्वल। mg के इक्वल ही फोर्स, तभी तो वर्क डन आया था इसका mgh। इस फोर्स का वर्क डन टू लिफ्ट ए बॉडी कितना आया था? mgh। मैंने फोर्स कितना मांगा था इसका? कितना लिया था मैंने? mg तो लिया था, तो इसका वर्क डन कितना आया था? यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mgh। यहां पर कितनी? 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आया था? mgh माइनस 0। तो mgh ही आया था वर्क डन। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर हमने फोर्स को क्या माना था? ऐसे भी निकाल लो, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तो फोर्स कितना? mg, डिस्प्लेसमेंट कितना? h। तो ऐसे भी वर्क डन कितना है? mgh। समझ में आया? यस। बट अगर मैं फोर्स mg से ज्यादा लगाऊं तो 2mg लगाऊं तो फिर तो वर्क डन 2mg चला जाएगा। बट पोटेंशियल एनर्जी तो mgh ही बढ़ी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी है? तो एक्स्ट्रा, इसने एक्स्ट्रा वर्क किया, वो किस में चला गया? वो काइनेटिक, इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। यहां पर ये रेस्ट पर था, यहां पर ये ऊपर आता है तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगर आप mg से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। समझ में आया क्या? मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूं, अगर इसके वेट के इक्वल ही कर रहा हूं तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा।
बस उतना ही फोर्स लगा रहा हूं जितना इसका वेट है, बट अगर मैं उससे ज्यादा लगा दूं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी इसकी। समझ में आया? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला U फाइनल माइनस इसके हिसाब से आंसर आ रहा है mgh, मतलब ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू लिफ्ट ए बॉडी, मान लो, या फिर इन ए कंजर्वेटिव फील्ड टू मूव ए बॉडी वेरी स्लोली। अगर मैं इतना वर्क, ये सिर्फ इतना वर्क सफिशिएंट है इसको लिफ्ट करने के लिए, हमसे ये नहीं बोला कि स्पीड भी बढ़ा दो इसकी, ऐसा बोला है क्या? हमसे क्या बोला कि कंजर्वेटिव फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, तो ये वर्क डन है। तो यहां पर मैं एक लाइन और क्रिएट करूंगा, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए बॉडी from one point to another in a conservative field slowly का मतलब क्या है? धीरे धीरे ले जाओ। आपसे थोड़ा ना बोला है कि जल्दी से ले जाओ उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। जल्दी ले जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, वो नहीं पूछ रहे हैं आपसे। समझ में आया? समझ में आ गया क्या? इतना वर्क करने से मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा सकता हूं बस। इससे ज्यादा वर्क करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। आया क्या समझ में? Yes. हाँ, तो ज्यादा क्यों करना है? हमसे तो पूछा है कि इस पॉइंट से वहां लेके जाना है बस, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल। समझ में आया? अगर जैसे मुझे जैसे मान लो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है 0, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल, मुझे यहां से यहां लेके जाना है। बताओ मिनिमम कितना वर्क करना पड़ेगा यहां से यहां लेके जाने के लिए? मिनिमम वर्क कितना रिक्वायर है? 100 जूल का। समझ में आया? हाँ, बट हो सकता है किसी को और बहुत ज्यादा एनर्जी किसी के पास, वो 100 से ज्यादा वर्क कर दे, तो भी ऑब्जेक्ट यहां से यहां तो आ ही जाएगा ना। अब मान लो 120 जूल का वर्क किया, तो बाकी 20 जूल कहां चलेगी? Kinetic energy. यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी 0 थी। अगर किसी ने वर्क किया 120 जूल का इसको ऊपर ले जाने के लिए, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी तो 100 ही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 20 जूल। समझ में आया? हाँ सर। Yes. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये फॉर्मूला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए कंजर्वेटिव फील्ड स्लोली, धीरे धीरे। काइनेटिक एनर्जी मत बढ़ाओ। कौन कह रहा है काइनेटिक एनर्जी? तो आपको उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। कितना? 0 से 100 पे लेके जाना है तो 100 जूल का वर्क करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी उससे। समझ में आया? क्लियर है? हाँ सर। तो ये हमने कल तक पढ़ा था, लिख लो ये पॉइंट, ये जहां फॉर्मूला लिखा था वहां पे लिख लेना। Yes. सर थोड़ा ब्लर आ रहा है। सर हाँ, एक बात बताओ, फॉर्मूला में यू है कि वी है? क्या? फॉर्मूला में यू है कि वी है? U, ये U है। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है U। ठीक है सर। पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंबल होता है वो होता है U। ठीक है? हाँ सर। सिंबल में कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो V भी रख सकते हो, बट V फिर बाद में तुम पढ़ोगे पोटेंशियल का सिंबल V होता है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल भी होगा, इसलिए अलग अलग सिंबल रखो। इसका U होता है और पोटेंशियल का V होता है। ठीक है?
यू कर दो उसको, यू है, मैं मुंह से बोलता हूँ ना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अरे इसका फोटो भेजो ना यार फोन तो रिकॉर्ड पे है मेरा, कोई और भेज दो फोटो। स्क्रीनशॉट ले हटा दो। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इन ए रीजन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज गिवन एज, एक बॉडी की एक रीजन में, रीजन मीन्स एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है, एक कंजर्वेटिव फील्ड है, उसमें एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है, कोड ये x y कोऑर्डिनेट्स है उस रीजन के, ठीक है। हमसे पूछे फाइंड आउट द वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी स्लोली स्लोली, धीरे धीरे लेके जाना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करना है, फ्रॉम 2,3 to 4,6, इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक एक बॉडी को लेके जाना है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, किसका पूछा है, एक्सटर्नल फोर्स का, कितना वर्क डन करना पड़ेगा यह बताना है, बताओ। एटी थ्री किस किस का है, 16, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ए कंजर्वेटिव फील्ड, जहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है वो कौन सी फील्ड है, पोटेंशियल एनर्जी की बात कौन सी फील्ड में होती है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, हाँ, तो कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या, EF मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये कब यूज करते हैं, जब स्लोली स्लोली लेके जा रहे हैं, है ना, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो लिखा है ना क्वेश्चन में स्लोली स्लोली, तो U फाइनल, अब निकाल लो U फाइनल होगा, फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है 4,6, इसमें पुट कर दो,
तो 3 into 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 into y की जगह 6 पुट कर दो प्लस 5 कितना है 48 प्लस 12 60 प्लस 5 65 जूल। इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी 65 जूल। देन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कोऑर्डिनेट रख दो 2,3 इनिशियली कहां पर थी बॉडी 2,3 पर, तो 3 into 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 into y की जगह 3 प्लस 5 तो 12 और 3 into 6 3 into 2 6 6 plus 12 18 18 plus 5 23 जूल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो 65 माइनस 23 कितना आएगा आंसर 42 जूल। 42 किस किस का आया लिखो, समझ में आया कैसे करना है? सर आपने वो गिवन के बाद क्या लिखा है? कहां पे सर क्वेश्चन में सबसे पहले लाइन गिवन एज सर इसमें वो इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करते तो इंटीग्रेशन वाला क्या, इंटीग्रेशन वाला मेथड तब यूज करते हैं जब हमें फोर्स पता है, ठीक है f dx, तो हमें फोर्स नहीं पता ना यहाँ पे। हाँ सर इससे फोर्स भी निकाल सकते हैं, वैसे मैं बताऊंगा इससे फोर्स कैसे निकालते हैं, और फिर वो वाले मेथड से वर्क भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट बेस्ट मेथड तो यही है ना, डायरेक्ट आ रहा है ना आंसर। हाँ सर अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो फोर्स कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे हम। ये वाले फॉर्मूले से भी आंसर आता है, बट फोर्स नहीं गिवन है यहाँ पे कि कितना फोर्स लग रहा है, इसलिए तो मैंने आपको दो फॉर्मूले और बताया, वरना वर्क के तो ये फॉर्मूले से आंसर आ जाता है। बट फिर मैंने ये फॉर्मूला क्यों बताया आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि सारे क्वेश्चन उससे सोल्व नहीं हो सकते। समझ में आया? हाँ सर समझ। कल मैंने आपको ये भी बताया था कंजर्वेटिव फोर्स कैसे पहचानते हैं, तो मैंने आपको दो टाइप के फोर्स बताए थे, एक तो कांस्टेंट फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और एक होता है जिसमें fx i कैप fy j कैप और fz k कैप ऐसी फॉर्मेट में अगर फोर्स हो तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कल किए थे ना दो क्वेश्चन। अब देखो इतनी देर से मैं तुमसे कह रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को तो मैंने प्रूव किया कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मैं बोलता रहता हूं बार-बार तुमसे, तो स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ लेते हैं एक बार। हटा दो ये, हटा दो। लिखो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, टॉपिक लिखो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। Potential energy stored in a spring. Potential energy stored in a spring. देखो हमने स्प्रिंग फोर्स एनएलएम चैप्टर में भी पढ़ा है। अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूं या एलोंगेट करूं तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है, होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? स्प्रिंग को कंप्रेस करके रख दो, एनर्जी स्टोर हो जाएगी, फिर छोड़ दो इसको, फिर से मूव आ जाए, मूव करने लग जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे बोला मैंने? Because it stored energy. कौन सा फोर्स एनर्जी स्टोर करता है, कौन सा डिसिपेट करता है? दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक एनर्जी को स्टोर करता है
और एक एनर्जी को डिसिपेट करता है। जल्दी से नाम बोलो। कंजर्वेटिव नाउ। हाँ, तो ये तो एनर्जी को स्टोर करता है ना। इसमें स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ना, मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूं तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही होगी Fs, ऐसे उसके अगेंस्ट ही तो मैं फोर्स लगा रहा हूं। समझ में आया क्या? या फिर स्प्रिंग को मैं खींचूंगा तो स्प्रिंग उधर फोर्स लगाएगी और उससे एनर्जी स्टोर होगी। समझ में आया क्या? तो जब भी ऐसा फोर्स लग रहा हो जिससे एनर्जी स्टोर हो, वैसे फोर्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। सो वर्क डन ऑन ए स्प्रिंग, किसी भी स्प्रिंग पे अगर आप वर्क करो, जैसे मैं एक ब्लॉक पे वर्क करता हूं, ब्लॉक को मैं ऊपर लिफ्ट करता हूं तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होती है कि नहीं होती? इस ब्लॉक पे मैंने वर्क किया और इसको ऊपर लेके आया, बताओ एनर्जी स्टोर हुई कि नहीं हुई इसमें? हुई ना? इसको छोड़ दूंगा अपने आप नीचे आ जाएगा, तो एनर्जी है तभी तो आया। समझ में आया? तो कौन सी एनर्जी स्टोर होती है इसमें? हाँ, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही मैं स्प्रिंग पे वर्क करता हूं, ये फोर्स लगा के मैं क्या कर रहा हूं? स्प्रिंग को दबा रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं? वर्क। तो वर्क डन ऑन ए स्प्रिंग स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं हम? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? इसी का एक्सप्रेशन हमें निकालना है। इसकी कितनी, मान लो मैंने स्प्रिंग को इतने अमाउंट से कंप्रेस किया तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई? समझ में आया? सर ब्लॉक का अगर कंप्रेस करते तो उसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा? अभी मैंने फ्रिक्शन वगैरह सब लगता है, वैसे क्वेश्चन भी आएंगे। अभी मैंने हमें सिर्फ निकालना है कि कितनी एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हुई। समझ में आया? फ्रिक्शन को भी मैंने सरफेस स्मूथ बनाया। जब हम सारे फॉर्मूले सीख जाएंगे, सारे कंसेप्ट सीख जाएंगे, तब एक क्वेश्चन में स्प्रिंग भी आएगा, फ्रिक्शन भी आएगा, सब चीज आएगा। समझ में आया? हाँ सर। बट सारी चीजें सीखो तो सही, तभी तो मिक्स वाले क्वेश्चन करोगे। समझ में आया? तो जैसे मान लो मैंने इस ब्लॉक की स्प्रिंग को कांस्टेंट के, मान लो मैंने इसको x से कंप्रेस किया, तो स्प्रिंग फोर्स कितना फोर्स लगा दी? kx। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? kx। तो मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन ऑन स्प्रिंग मुझे कैलकुलेट करना है। समझ में आया? तो सबसे पहले मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स कितना लगाना पड़ेगा मुझे? स्प्रिंग फोर्स के इक्वल कितना होता है स्प्रिंग फोर्स? kx। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। मुझे इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया, डायग्राम फिर से बता। मैं इसको ऐसे फोर्स लगा के, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसको मान लो मैंने स्प्रिंग को x कंप्रेस कर दिया। कितना कंप्रेस कर दिया? x। तो इस मोमेंट पर स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही होगी कितना? स्प्रिंग फोर्स कितना लगा रही होगी? kx। उतना ही मुझे इधर लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल मुझे लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तभी तो इससे कम लगाऊंगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी क्या? अरे ऐसा तो बोलो, उतना तो लगाना ही पड़ेगा। सेम वैसे ही कंसेप्ट है कि इस बॉडी को मुझे लिफ्ट करना है, तो जितना इसका वेट है कम से कम उतना तो लगाना ही पड़ेगा। उससे कम लगाऊंगा तो ये लिफ्ट होगी क्या? इसको मुझे लिफ्ट करना है, तो इसका मान लो वेट है 10 न्यूटन, अगर मैं 5 न्यूटन लगाऊंगा तो लिफ्ट होगी क्या? कम से कम 10 लगाना पड़ेगा। वैसे ही स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए मुझे जितना स्प्रिंग लगाती है उतना तो लगाना ही पड़ेगा। फिर उससे 0.00001 लगा दो तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, उससे थोड़ा सा ज्यादा लगा दो।
समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कम से कम स्प्रिंग फोर्स के इक्वल तो मुझे ये फोर्स लगानी पड़ेगा। समझ में आया? अरे यस में तो बोलो। हाँ सर। What is K? K is spring constant. What is X? X is compression या elongation. Compression या elongation from natural length. तो मुझे बताओ ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये वेरिएबल है ना। x की वैल्यू तो चेंज होगी ना, जैसे जैसे मैं कंप्रेस करते जा रहा हूँ x बढ़ता जा रहा है तो फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, f इंटू एक्स कोस थीटा वाला या फिर इंटीग्रेशन f dx कोस थीटा वाला? कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? इंटीग्रेशन। थीटा तो देखो जीरो, ये डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो रहा है और फोर्स भी मैं उधर ही लगा रहा हूं, तो थीटा तो जीरो है, तो cos जीरो तो 1 होता है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला है इसको, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला यूज होगा, क्योंकि ये तब यूज होता है जब फोर्स कांस्टेंट हो, बट फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। समझ में आया? तो वर्क डन मुझे क्या निकालना है? वर्क डन ऑन स्प्रिंग बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये निकालना है मुझे, क्योंकि जितना मैं वर्क करूंगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। मान लो मैंने स्प्रिंग पर 100 जूल का वर्क किया तो कितना स्टोर हो जाएगा? कितना स्टोर हो जाएगा? 100 जूल का। समझ में आया? हाँ सर। तो वही तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। मैंने पूछा मैंने स्प्रिंग को 100 जूल से कंप्रेस कर दिया, तो बताओ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी? तो आप बोलोगे 100 जूल। समझ में आया? यस सर। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, ये 100 जूल आया कैसे? मींस मैं वर्क डन निकाल रहा हूं, वही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ में आया? हाँ सर। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो यूज होगा फॉर्मूला F dx, कहां से का कंप्रेस कर रहा हूं? फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक। ये नेचुरल लेंथ है ना, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक। तो लिमिट कहां से कहां लगेगी? 0 टू x। 0 to x। समझ में आया? तो f इसकी जगह लिख दूंगा मैं kx dx 0 टू x। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आ गया? हाफ kx स्क्वायर। ये समझ में आ गया? मतलब किसी स्प्रिंग को x अमाउंट से कंप्रेस करना है तो कितना वर्क करना पड़ता है? अरे बोलो तो सही। आपके x को आप जैसे मैंने बोला किसी बॉडी को h हाइट से लिफ्ट करना है तो कितना वर्क करना पड़ता है? h हाइट से mgh, ये तो अच्छे से याद है तुम्हें। तो फिर ये भी याद होना चाहिए कि किसी स्प्रिंग को x से कंप्रेस करना है या x से इलोंगेट करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? अब जैसे मैंने बोला था, मैंने बताया था कि अगर मैंने mgh का वर्क किया तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी 0 से हो जाती है mgh। वैसे मैंने हाफ kx स्क्वायर का वर्क किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। समझ में आया? तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेचुरल लेंथ पे तो होती है 0, क्योंकि तब कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। समझ में आया? फिर मैंने उसको कंप्रेस कर दिया, इतना वर्क किया तो इतनी एनर्जी स्टोर हो गई। जितना हम वर्क करेंगे उतनी स्टोर होगी, कम वर्क करेंगे तो कम स्टोर होगी, ज्यादा वर्क करेंगे तो ज्यादा स्टोर होगी। समझ में आया? यहां तक लिखो, फिर आगे लिखवा दो। हटा दूं? नो सर। So this is the potential, क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है? Work done on a spring stored in the form of elastic potential energy. So this is potential energy stored in a spring.
डन सर। हटा दूं? सो मुझे बताओ एक्सटर्नल फोर्स कौन सी फील्ड में लग रहा है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, है ना? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आया, हाफ kx स्क्वायर। U फाइनल मुझे बतानी है, U इनिशियल 0, इनिशियली नेचुरल लेंथ पर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती, समझ में आया? हटा दो नीचे का। तो किसी भी स्प्रिंग को x कंप्रेस करो या x इलोंगेट करो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, क्या आया, हाफ kx स्क्वायर। समझ में आया क्या? दिस इज जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh पढ़ा है ना हमने, वैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ kx। हाँ, तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो, नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी 0। समझ में आया? यस सर। तो जितना ज्यादा x होगा उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये फाइनल मतलब u फाइनल को मैंने u लिख दिया कि किसी भी x पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ kx स्क्वायर। चाहे आप इसको कंप्रेस करो या इलोंगेट करो, एनर्जी उतनी स्टोर हो जाती है। डन सर। डन। वेट सर। डन। ये भी नेचुरल लेंथ पर है। मैं x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक इसको एलोंगेट करना है, तो फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू elongate the spring from x equal to 1 to x equal to 2 मीटर। k की वैल्यू ले लो 100 न्यूटन पर मीटर। म्यूट हो जाओ। लाइट ब्लिंक हो रही है क्या? 150। 150 जूल सर। कितना आया? 150 जूल। हमसे क्या पूछा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स।
तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? U फाइनल माइनस U इनिशियल, है ना? तो क्या लिखूंगा मैं इसको? फाइनल क्या हो जाएगा? हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, ये होगा ना? फाइनल यहां पर है, इनिशियल यहां पर है, तो हाफ के कॉमन आ जाएगा। के कितना है? 100। x2 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस x1 कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 से 50 टाइम्स, तो 50 into 3 150 जूल। समझ में आया? समझ में आ गया? हाँ सर समझा। मान लो अगर इस क्वेश्चन पूछा जाता वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो स्प्रिंग इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? U इनिशियल माइनस U फाइनल, वो क्या होता है? हाँ तो वो आंसर आ जाएगा माइनस 150 जूल। स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि हमने जब इसको एलोंगेट किया स्प्रिंग उधर फोर्स लगा रही थी बट ब्लॉक इधर जा रहा था। समझ में आया? हाँ सर। जैसे ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते हैं तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव आता है ना? हाँ, यस सर। वैसे स्प्रिंग को एलोंगेट या कंप्रेस करो, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन नेगेटिव आएगा। आया समझ में? सर स्क्रीन बहुत ब्लिंक हो रहा है। हाँ सर। बल्ब में कुछ प्रॉब्लम हो रही है आज। डन सर। हटा दूं? हाँ सर। अब लिखो रिलेशन बिटवीन हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। सर स्क्रीन पूरा ब्लिंक हो रहा है। एक सेकंड रुको, ये बल्ब की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लिख लिया? Relation between potential energy and फोर्स। अभी मैंने बताया था ना पोटेंशियल एनर्जी से हम फोर्स निकाल सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। हटा दो। हाँ सर।
अब देखो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी का कौन सी फील्ड में बात करते हैं, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। तो फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है तो फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा या फिर उस कंजर्वेटिव फील्ड में लगने वाला कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा। समझ में आया? हमें तो क्या पता है, इन कंजर्वेटिव फील्ड, कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड हो, जो जो हमें पता है वो फिर से बात कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नया नहीं सीखना है। जो भी वर्क डन होता है वो इस वर्क डन, जो भी वर्क डन करते हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, होता है कि नहीं होता? या तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाती है या कम हो जाती है। समझ में आया क्या? कंजर्वेटिव फील्ड में यही तो होता है कि जितना भी वर्क करते हैं या तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, होता है कि नहीं होता ऐसा? हाँ सर होता है। अब जैसे मान लो ये कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है, इसमें एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। मान लो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है यू ए और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है यू बी। व्हाट इज यू एंड यू बी? सपोज इफ बॉडी इज प्लेस्ड एट ए, its potential energy is UA, and if body is placed at B, its potential energy is UB। कंजर्वेटिव फील्ड में हर पॉइंट पे क्या क्या हम फाइंड आउट करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये भी तो कंजर्वेटिव फील्ड है ना? तो इसमें हर जगह पर क्या होगी? कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे या पोटेंशियल एनर्जी पे? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर भी दो पॉइंट है, दो पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिखी है, ए पर यू ए और बी पर यू बी, और मान लेते हैं कि यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। समझ में आया? समझ में आया था? मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये भी तो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो मैंने बोला दो पॉइंट है ऐसे, एक जगह पर 100 जूल है पोटेंशियल एनर्जी और एक जगह पे 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी। बताओ बॉडी कहां से कहां अपने आप चली जाएगी, 100 से 50 की तरफ या 50 से 100 की तरफ? 100 से 50 की तरफ। जैसे मान लो यहां पर 100 जूल है और यहां पर 50 जूल है, तो यहां से यहां तो बॉडी अपने आप आ जाएगी ना? हाँ सर। क्या यहां से ऊपर अपने आप चली जाती है क्या? नो। क्यों? बिकॉज एवरी बॉडी हैज ए टेंडेंसी, हर बॉडी की एक टेंडेंसी होती है टू अचीव लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी। हर बॉडी की क्या टेंडेंसी होती है? कम से कम एनर्जी अचीव करे, क्योंकि जितनी कम एनर्जी होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। समझ में आया? यहां पे लिख देता हूं मैं, एवरी, यहां पर कहां पर एनर्जी ज्यादा है, ए पर या बी पर? कहां पर एनर्जी ज्यादा है? ए पे। तो मुझे बताओ अगर मैं ए पर एक बॉडी को छोड़ दूं तो वो अपने आप बी की तरफ जाने लगेगा ना? कम एनर्जी की तरफ जाएगा ना कि ज्यादा एनर्जी की तरफ जाएगा? हाँ। सो क्यों? व्हाई? बिकॉज एवरी बॉडी हैज ए टेंडेंसी to achieve lowest possible energy implies highest stability। कम एनर्जी होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। समझ में आया क्या? implies highest स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हो कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में अगर एक पॉइंट पर अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो वो अपने आप लोअर एनर्जी की तरफ जाने लगता है, जाता है कि नहीं जाता है? जैसे मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया तो ये किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, लोअर एनर्जी नीचे।
समझ में आया? हाँ सर। हाँ, इट मीन्स if we release any object in conservative field, then it moves towards lower energy region। क्या एक एक लाइन समझ में आ रही है? किधर की तरफ मूव करता है? लोअर एनर्जी की तरफ, है ना। बट हमने पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो क्या अपने आप मूव करता है या कोई फोर्स लगना चाहिए? कोई फोर्स लगना चाहिए। विदाउट फोर्स कोई बॉडी चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि कंजर्वेटिव फील्ड में अपने आप एक फोर्स लगने लग जाता है हर बॉडी पर। उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और वो फोर्स किधर लगता है? उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एनर्जी कम हो रही है। तो जैसे मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रखा, हाँ, तो उस पर भी एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा ए से बी की तरफ। समझ में आया? और इसके नीचे में लिख दूं, और वी कैन से in conservative field if conservative force acts on all bodies in the direction of decreasing potential energy। क्या ये सारी लाइनें समझ में आ रही? जैसे ग्रेविटी में भी तो लगता है, जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगता है ना, वो ग्रेविटी वाला mg, वो कंजर्वेटिव फोर्स ही तो है। mg, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो किधर लगता है? नीचे की तरफ। नीचे एनर्जी ज्यादा है या कम है? कम है। तो जैसे मैंने बोला कि ये एक इमेजिनरी कंजर्वेटिव फील्ड है। ये इसमें मुझे पता लग गया कि इधर एनर्जी ज्यादा है और इधर कम है, तो कंजर्वेटिव फोर्स बताओ किधर लगेगा? एग्जाम में आया, मान लो कि ए पॉइंट और बी पॉइंट दिए, इमेजिनरी कंजर्वेटिव फील्ड है। ए पॉइंट पर एनर्जी ज्यादा है और बी पर कम है, तो आपसे पूछा कंजर्वेटिव फोर्स किधर लगेगा? ए से बी या बी से ए? किधर लगेगा बताओ? तो किधर लगता है हमेशा? टुवर्ड्स जिस तरफ एनर्जी कम है। क्योंकि बॉडी चाहती है, बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू अचीव लोवेस्ट मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, तो वो अपना मिनिमम एनर्जी की तरफ मूव करती है। बट मूव करने के लिए कोई तो फोर्स होता होगा, उसी फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन किधर लगती है? किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड में कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करता है, उसकी डायरेक्शन किधर होती है? हायर टू लोअर। हाँ, हायर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ से लोअर की तरफ, जिस तरफ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब जैसे ये यहाँ तो एक ही डायमेंशन में डिक्रीज हो रही है, समझ में आया क्या? जैसे x में हो रही है, हमारी जो कंजर्वेटिव फील्ड है उसमें y में डिक्रीज हो रही है, तो फोर्स y में लगता है। कोई इमेजिनरी, क्या ऐसी कंजर्वेटिव फील्ड भी हो सकती है? इमेजिनरी, रियल में नहीं पता हमें। इमेजिनरी कंजर्वेटिव फील्ड हो सकती है जिसमें तीनों डायरेक्शन में एनर्जी कम हो रही हो, ऐसा हो सकता है। तो फोर्स भी तीनों में लगेगा। समझ में आया क्या? फोर्स के तीन कंपोनेंट आएंगे, x में भी, y में भी, z में भी। समझ में आया? वो फोर्स होगा कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया? लिखो यहां तक, ये लिखो पूरा। जैसे इसका एग्जांपल लिख लो। ग्रेविटेशनल फील्ड का सबको समझ में आता है। जैसे एक बॉडी है मास की, ये पॉइंट है ए, नीचे पॉइंट है बी, है ना। तो इस पर mg फोर्स लगता है नीचे की तरफ। नीचे क्यों लगता है?
क्योंकि ए पॉइंट पर एनर्जी ज्यादा है और बी पर कम है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो कम एनर्जी की तरफ फोर्स लगता है। समझ में आया? हाँ तो ये भी तो कंजर्वेटिव फील्ड है, दिस इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फील्ड। तो फील्ड हमेशा एक फोर्स लगाती है जो लोअर एनर्जी की तरफ लगता है, और वो फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स। अब उसका पोटेंशियल एनर्जी से जरूर कुछ ना कुछ लेना देना है, तभी तो कम एनर्जी की तरफ लगता है। समझ में आया? लिख लिया? हाँ सर। एक मिनट सर। Done, sir. डन। तो हमें अभी क्या निकालना है? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। तो हमें ये पता लग गया कि फोर्स किधर की तरफ लगता है, जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, ये पता लग गया। हाँ, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई कंजर्वेटिव फील्ड है, उसमें x एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, u इज ए फंक्शन ऑफ x। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में y में होती है ना, वैसे इसमें x में हो रही है। अब मान लो मैं a से b तक एक ऑब्जेक्ट को लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को dx डिस्प्लेस किया, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? इस फील्ड में d की तरफ ही लग रहा होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट a इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट b। तो कंजर्वेटिव फोर्स किधर लग रहा होगा? बताओ ना जल्दी, कंजर्वेटिव फोर्स किधर लग रहा होगा? सो मान लो इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी, अरे यार u है ना, कितनी बार बोलूं? इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी by dx, कितना डिस्प्लेस किया मैंने dx, लेट du be the डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। मुझे बताओ, मैं यहां से
इस जगह से dx डिस्प्लेस करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी या ज्यादा हुई होगी? कम हुई होगी ना। अरे बॉडी किस तरफ जाएगी? कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ ही जाएगी ना अपने आप। कंजर्वेटिव फोर्स किधर लेके जाता है बॉडी को? कम की तरफ या ज्यादा की तरफ? कम की तरफ। रिप्लाई क्या करो ना। तो मुझे बताओ ये वर्क डन कितना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमें पता है होता है u इनिशियल माइनस u फाइनल। तो मुझे बताओ ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? u इनिशियल माइनस u फाइनल ये नेगेटिव है ना। अरे इनिशियल यहां पर ये इनिशियल और ये फाइनल, तो फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या इनिशियल वाली? तो इनिशियल वाली पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और फाइनल वाली कम है। ये समझ में आया क्या? और मैंने बोला du इज द चेंज। du चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा क्या करते हैं हम? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा? F dx कितना होगा? F into dx। यहां पे वर्क डन छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है मुझे बताओ। स्मॉल वर्क डन है या छोटा है वर्क डन है? अरे dx से डिस्प्लेस किया तो छोटा सा ही वर्क डन है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी भी छोटी सी चेंज हुई होगी। समझ में आया? तो मैं कैसे लिख सकता हूं? f dx इज इक्वल टू ये वर्क डन। हमें क्या पता है कंजर्वेटिव फील्ड में जो भी वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। होता है कि नहीं होता है? मतलब क्या होता है? डेल्टा w स्टैंड्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा E। तो dw को क्या लिखूंगा मैं? du। मान लो dw वर्क डन किया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? du से चेंज हुई। अब इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? तो प्लस du लिखूं या माइनस du? माइनस, क्योंकि डिक्रीज हो रही ना। तो यहां पे क्या लिखूंगा? माइनस du। तो यहां से मुझे मिल गया फोर्स का फॉर्मूला माइनस du बाई dx। अगर आपको u पता है तो उसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको फोर्स मिल जाएगा। समझ में आया? नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहां पर? F is equal negative sign shows that force always acts, force हमेशा किधर एक्ट करता है? towards acts in the direction of decreasing potential energy। समझ में आएगा? नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है? जिस तरफ डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? हाँ। अब ये तो मैंने बोला कि ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक्स में चेंज होगी। अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी तीनों डायरेक्शन में चेंज होती तो फोर्स भी तीनों डायरेक्शन में लगता कि नहीं लगता? हाँ। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम? जब एक ही डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर यूनिडायरेक्शनल वेरिएशन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी पता है तो उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x या y या z, जिस पे भी डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी, आपको फोर्स मिल जाएगा उसी डायरेक्शन में। समझ में आया? y पे डिपेंड कर रही है, y में चेंज हो रही है तो उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो फोर्स मिल जाएगा y में, कंजर्वेटिव फोर्स। z में तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, z में फोर्स मिल जाएगा। समझ में आया? लिखो यार, ये फॉर्मूला याद रखना है।
फाइनली ये फॉर्मूला के सॉल्यूशन आएंगे इसके, ठीक है। लिखो सर वो v fx है ना? कहाँ पे है v? v तो कहीं लिखा ही नहीं मैंने, v तो कोई वर्ड ही, अरे यार कितनी बार ऊपर यू है। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है u। अब v मत बोलना। सर वन डायरेक्शनल और वेरिएशन इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी एक ही डायरेक्शन में वेरी कर रही है तो ये फॉर्मूला लगाना है हमें। अगर 2 या 3 डायरेक्शन में वेरी कर रही है तो एक और फॉर्मूला बताऊंगा अभी। नो सर। लिखो लिखो। सर आपको पता है क्या ऑफलाइन चालू कभी होने वाला है? 31 जनवरी तक तो कैंसिल ही है, उसके बाद हो जाएगा शायद। सर इधर वसई विरार में तो कॉलेज चालू हो गया। क्या वसई विरार में कॉलेज चालू हो गया। आप जाने लग गए क्या? लिख लिया? एक मिनट। Hello, sir. हाँ बोलो। Sir, ये negative sign shows that force always acts in the direction of decreasing potential energy. ये force conservative force के बारे में है ना? यस, ये कंजर्वेटिव फोर्स ही तो लगता है। इन एवरी कंजर्वेटिव फील्ड एक्सर्ट फोर्स, फील्ड एक फोर्स लगाती है जिसको क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेटिव फोर्स। वो किधर लगाती है हमेशा? जैसे मैंने इसको छोड़ा तो ये कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इस पे फोर्स हमेशा किधर लगाती है? नीचे, मतलब जिस तरफ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। और ये कौन सा फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। हटा दूं? डन। तो अगर एक ही डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है तो ये फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा। अगर मान लो 3 डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, पूरा लिखो जल्दी। अगर 3 डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी हो रही है तो कैसे करते हैं? Similarly, if 3-dimensional variation in potential, मान लो एक ऐसी कंजर्वेटिव फील्ड है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी तीनों डायमेंशन में चेंज हो रही है, तो तीनों डायमेंशन में किसी ना किसी तरफ तो कम हो रही होगी एनर्जी। तो जिस तरफ कम हो रही होगी उस तरफ क्या लग रहा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के 3 कंपोनेंट आएंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स के कितने कंपोनेंट आएंगे? 3। क्या आएंगे? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई के, माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे के, माइनस डेल यू बाई, ये v नहीं है, u है सब जगह, डेल जेड के। ठीक है, ये डेल क्या होता है मैं बताता हूं। मतलब डेल यू बाई डेल एक्स, इस माइनस डेल यू बाई डेल एक्स से आपको x कंपोनेंट मिलेगा, इससे y कंपोनेंट मिलेगा और इससे z कंपोनेंट मिलेगा। मतलब आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो। आपको जो फोर्स मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, fxi के प्लस fyj के प्लस fz के। तो fx मतलब क्या होगा? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। fy मतलब क्या होगा? माइनस डेल यू बाई डेल वाई।
और Fz, ऐसे तीनों कंपोनेंट हम ऐसे निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके। अब हमने du by dx, du by dy, du by dz तो पढ़ा है, बट ये डेल क्या होता है ये समझो, ध्यान से समझना। ये तो उससे भी इजी होता है, ये वाला डिफरेंशिएशन du by dx इनसे भी इजी होता है। क्यों? देखो इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर। मतलब क्या? जैसे मान लो आपको del u by del x निकालना है। अगर आपको del u by del x निकालना है तो क्या करोगे? u, जैसे मान लो u इज ए फंक्शन, जैसे u एक ऐसा है, u इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2z। देखो u x में, y में, z में, तीनों में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो fx आएगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो fy आएगा, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो fz आएगा। समझ में आया? अब करना कैसे? जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y और z को कांस्टेंट मानना है। समझ में आया क्या? del u by del x का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to x by keeping y and z as constant। इसलिए इसको पार्शियल बोलते हैं कि y और z वैसे तो वेरिएबल है, y और z दोनों वेरिएबल है, बट जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z को क्या मानना है? कांस्टेंट। समझ में आया? तो मुझे बताओ del u by del x कितना हो जाएगा इस एग्जांपल में? कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 2x हो जाएगा। del u by del x क्या हो जाएगा? 2x। वैसे del u by del y निकालना है तो इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, पूरा लिखना, बाय कीपिंग, इसमें किसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा? x and z as कांस्टेंट। तो मुझे बताओ इसको अगर मैं del u by del y निकालूं इसका तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो del u by del z डायरेक्ट बता दो क्या आएगा? 2 आएगा। सिंपल है या टफ है? सिंपल है या टफ है? हाँ, तो फोर्स मुझे बताओ, फोर्स क्या आएगा फिर? del u by del x कितना आया? 2x, तो फोर्स आएगा -2x i के। del u by del y कितना आया? 3, तो ये आएगा, माइनस लगाना है सब में, ये देखो माइनस भी है सब में, तो -3j के -2k के, ये आंसर है। पोटेंशियल एनर्जी गिवन थी, हमसे फोर्स निकाल लिया हमने। समझ में आया क्या? अरे यस नो तो बोल दो। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी ये गिवन थी, डायरेक्ट ही आंसर निकल गया है। कितना जल्दी निकला है देखो। इस फील्ड में फोर्स ये लग रहा है।
हो गया? हाँ सर। अब वैसे तो ये फॉर्मूला इतना ही काफी है, बट बुक में इसके आगे भी लिखा होता है, तो लिख लेते हैं हम भी। जैसे इसमें से मैं u कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? माइनस डेल बाई डेल एक्स आई के माइनस डेल बाई डेल वाई जे के माइनस डेल बाई डेल जेड के u, ठीक है? तो इसको बुक में ऐसे लिखा रहता है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ u। इसका ये क्या होता है? ग्रेडियंट का साइन है, ग्रेडियंट ऑफ u, ठीक है? ये ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? डेल बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल बाई डेल वाई, शॉर्ट में लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पढ़ा है, इसको शॉर्ट में कर दिया है बस। तो ग्रेडियंट क्या होता है? डेल बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल बाई डेल वाई जे के प्लस डेल बाई डेल जेड के। दिस इज ग्रेडियंट, लिख लो। लिख लिया? नहीं सर। नो सर। हो गया सर। सब राइट। हाँ, देखो ऊपर का डालो। हाँ सर। क्वेश्चन करते हैं। इन ए रीजन, कंजर्वेटिव फील्ड वाला रीजन है, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज find force in this region। फोर्स निकालो इस रीजन में। कंजर्वेटिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, सर वाई स्क्वायर प्लस नहीं आएगा? क्या? 3 बाई वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस जेड आएगा। नहीं नहीं, साथ में ही वो मल्टीप्लाई में ही है।
हो गया। देखो पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड तीनों में चेंज होगी, है ना? तो तीनों में चेंज होगी तो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड तीनों निकालो। तो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और वाई जेड को कांस्टेंट मानेंगे, तो इसका हो जाएगा 4x और इसका हो जाएगा 0। फिर डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, तो x और z को कांस्टेंट मानेंगे और y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका 0 हो जाएगा। 3y स्क्वायर का हो जाएगा 6y और z कांस्टेंट है। समझ में आया? z की जो कांस्टेंट के जैसे 6 कांस्टेंट है वैसे z भी कांस्टेंट है, ठीक है? और डेल यू बाई डेल जेड, इसमें x और y को कांस्टेंट मानना है तो ये तो 0 हो जाएगा। इसमें y स्क्वायर को कांस्टेंट मानना है, z का डिफरेंशियल 1 होगा तो ये क्या आएगा 3y स्क्वायर। समझ में आया? तो फोर्स क्या होता है? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप, ठीक है? तो क्या हो जाएगा माइनस 4x आई कैप डेल यू बाई डेल वाई कितना माइनस 6y जेड जे कैप माइनस 3y स्क्वायर के कैप। ये आंसर समझ में आ गया क्या? आगे समझ में? बता दूं? हेलो सर। हाँ सर एक बार दबाए बताइए। डेल यू बाई डेल वाई, देखो u कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर जेड। मुझे डेल यू बाई डेल वाई निकालना है, तो x एंड जेड को कांस्टेंट मानना है, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y, तो 3 इंटू 2 6y आ जाएगा और z कांस्टेंट है। समझ में आया? यस। हाँ हटा दूं? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सर 4x प्लस क्या लिखा है? 7 जूल। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है ना? हाँ सर।
बाय डेल वाई 0 आएगा ना? इसमें डेल यू बाई डेल वाई निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, एक एक्स में ही तो चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, इट इज वन डायमेंशनल वेरिएशन। वन डायमेंशनल वेरिएशन है तो एक ही में निकाल लो डी यू बाई डी एक्स। हाँ सर। देखो हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब मैग्नीट्यूड बताना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स इससे निकल जाएगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब प्लस में बताना है डी यू बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करो, फोर्स क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा? 15 एक्स स्क्वायर प्लस 4। समझ में आया? तो 8 2 4, तो y पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 8x इक्वल टू 2। फोर्स कितना हो जाएगा? 15 इंटू 4 प्लस 4, 15 इंटू 4 60, 60 प्लस 4 64 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 64 बाई मास कितना है? 4, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? हटा दो। वेट सर, हटा दो। हाँ ओके। हाँ सर। इन एक कंजर्वेटिव फील्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्क डन इन कैरिंग ए बॉडी फ्रॉम P to Q is 5 joule and from Q to R is 10 joule। P से Q 5 जूल लगा, Q से R 10 जूल लगा। फाइंड वर्क डन इन कैरिंग ए बॉडी फ्रॉम P to R। अगर बॉडी को डायरेक्ट P से R लेके जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा? एंगल का क्या काम है यहाँ पे? कोई कंपोनेंट थोड़ा लेंगे यहाँ पे। नहीं,
देखो चलो, देखो ये लेके जा रहे हैं मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये होता है ना। हाँ हाँ सर। तो हमें गिवन है कि P से Q हाँ सर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है 5 जूल। देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम P टू Q क्या लिख सकता हूँ मैं? 5/2 है क्या? 5/3 है? नहीं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, ये फॉर्मूला यहाँ लगाऊं मैं, P से Q, तो क्या लिखूंगा, UP माइनस UQ या UQ माइनस UP? UQ माइनस UP। हाँ ये फॉर्मूला होता है ना। तो फाइनल है Q, इनिशियल है P, तो क्या लिखूंगा, UQ माइनस UP, ये इज इक्वल टू 5 गिवन है, UQ माइनस UP इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया? देन फ्रॉम Q टू R वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या लिखूंगा, UR माइनस UQ, ये लिखूंगा ना। ये कितना है 10 जूल, तो इसको ये इक्वेशन 2, तो यहां पर क्या लिखूंगा 10 इज इक्वल टू UR माइनस UQ, ये इक्वेशन 2। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, ये ऐड कर दूंगा तो UQ से UQ कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? तो क्या आएगा UR माइनस UP, ये क्या है UR माइनस UP, व्हाट इज दिस? इट इज वर्क डन Work done by external force from P to R to P. फ्रॉम R to P नहीं, P to R, P to R, P to R. फ्रॉम P to R। तो आंसर कितना है 15 जूल। समझ में आया? ये क्या पूछा था P to R? हाँ, अरे समझ में नहीं आया क्या? हाँ सर, समझा। अब मुझे एक चीज बताओ, कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन क्या पाथ पे डिपेंड करता है? No sir. तो मुझे बताओ P से R में ऐसे डायरेक्ट लेके जाऊं या ऐसे घूम के लेके जाऊं, आंसर तो एक ही आएगा ना। हाँ सर। तो ऐसे लेके मैं 15 जूल लगा मुझे, यहां से यहां 10 जूल, 5 जूल, यहां से यहां 10 जूल, तो यहां से डायरेक्ट लाऊंगा तो भी 15 ही लगेगा ना। हाँ। तो डायरेक्ट आंसर भी दे सकते थे, पाथ पे थोड़ा डिपेंड करता है। समझ में आया? हाँ हाँ सर समझा। ठीक है। सो आज हमने क्या पढ़ा, हमने कल वाले टॉपिक को आज कैरी किया। कल हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर किस में होता है, किस में लॉस होता है, किस में डिसिपेट होता है, किस में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्या डिफरेंस होता है, कौन पाथ पे डिपेंड करता है, कौन नहीं करता है, ये सब हमने कल पढ़ा था। फॉर्मूलेज भी कल देखे। आज हमने पढ़ा मेन रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, और उसके अलावा हमने पढ़ा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और उस पे क्वेश्चंस किए। समझ में आया? तो ये सब रिवीजन करके आना, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ सर। ओके बाय। Bye sir, thank you sir. सर वेलकम।